हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में राज्य का टॉपिक हमने शुरू किया था। इस वीडियो में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं उन्होंने राज्य के बारे में कौन कौन से मत व्यक्त किए हैं, क्या कहा है, ये सारी बात हमने देखी। और लास्ट में हमने छोड़ा था गार्नर की परिभाषा में। राजनीति विज्ञान विषय के ऐसे विद्वान हैं गार्नर जिनकी परिभाषा में पहली बार राज्य के 4 तत्वों का वर्णन किया गया था, जिनकी परिभाषा के माध्यम से ही राज्य के 4 तत्व निकल कर आए थे। और वो 4 तत्व कौन कौन से थे वो मैंने बताया आपको। इन चारों तत्वों की सबसे पहले इस वीडियो में हम व्याख्या करेंगे कि गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, गार्नर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें राज्य की परिभाषा दी, राज्य के 4 तत्व उन्होंने बताए, उस पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। और गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राज्य की जो परिभाषा दी कि राज्य बहुसंख्यक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो स्थायी रूप से संगठित है, जिसकी अपनी एक सरकार है, जो बाह्य नियंत्रणों से मुक्त है तथा जिसके आदेशों का पालन विशाल जन समुदाय स्वभावतः करता है। इसी परिभाषा से राज्य के 4 तत्व निकल कर आते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता। सबसे पहला तत्व लेते हैं हम जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में कुछ फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जनसंख्या राज्य का पहला तत्व है। राज्य के निर्माण का प्रथम तत्व जनसंख्या को माना जाता है। यह राज्य का एक भौतिक तत्व है। कौन सा तत्व है? एक भौतिक तत्व है। एक भौतिक तत्व है और ये माना जाता है कि एक अच्छे राज्य का निर्माण शिक्षित एवं गुणात्मक जनसंख्या के द्वारा ही होता है। अर्थात यदि हम एक अच्छे राज्य का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें जनसंख्या होनी चाहिए। और जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? शिक्षित एवं गुणात्मक होनी चाहिए। जैसा कि अरस्तु ने कहा, अरस्तु ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन जनसंख्या के विषय में दिया है कि अच्छे नागरिक अच्छे राज्य का तथा बुरे नागरिक बुरे राज्य का निर्माण करते हैं। अर्थात यदि अच्छे राज्य का निर्माण करना है तो अच्छे नागरिकों से ही किया जा सकता है। अगर नागरिक अच्छे नहीं है, बुरे हैं, तो बुरे राज्य का निर्माण होगा। और 2 अन्य विद्वान हैं, सलीचर एवं माओ। इन्होंने भी अपना मत दिया इस विषय में। सलीचर एवं माओ ने कहा कि जनसंख्या राज्य की शक्ति का स्रोत है। अर्थात सलीचर एवं माओ ने भी जनसंख्या को राज्य की शक्ति का स्रोत माना है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है। तो महान दार्शनिक प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो कल्पना की, जो अवधारणा दी, उसमें एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 मानी है प्लेटो ने। अरस्तु ने कहा कि राज्य की जनसंख्या न तो बहुत कम होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक होनी चाहिए, अपितु 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अरस्तु ने भी राज्य की जनसंख्या के विषय में अपना मत व्यक्त किया और कहा कि राज्य की जनसंख्या न तो बहुत कम हो ना बहुत अधिक हो, और कितनी हो, अधिकतम 1 लाख हो सकती है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात अरस्तु ने कही। और रूसो, जीन जैक्स रूसो पूरा नाम है, रूसो को आगे हम पढ़ेंगे। तो रूसो ने भी राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई है कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। तो जनसंख्या के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें थी। अगला तत्व हम लेते हैं भूभाग। भूभाग राज्य का दूसरा तत्व है भूभाग। एक विद्वान है क्लेवर। क्लेवर और क्लेवर वह प्रथम विद्वान है जिन्होंने भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व माना। क्लेवर ने, गार्नर से भी पहले क्लेवर ने भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व माना। क्लेवर ने क्या कहा? क्लेवर ने कहा राज्य का भूभाग प्राकृतिक संसाधनों से भरा होना चाहिए, इसकी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए जिससे कि वह नागरिकों की आवश्यकता को पूरा कर सके। क्लेवर ने भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए कहा कि राज्य का भूभाग प्राकृतिक संसाधनों से भरा होना चाहिए।
जिस इसकी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, जिससे कि यह अपने नागरिकों की आवश्यकता को पूरा कर सके, खाद्यान्न की और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कुल मिलाकर ऐसी बात कही क्लेवर ने। भूभाग राज्य का भौतिक तत्व है। भूभाग को राज्य का भौतिक तत्व माना जाता है। दो विद्वान हैं, ड्यूग्विट एवं सीले। ड्यूग्विट एवं सीले, इन्होंने भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना। कुल मिलाकर ये आलोचक माने जाते हैं कि भूभाग जो है वो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। इन्होंने ऐसी बात कही। ट्राइस्के एवं लॉर्ड एक्टन, दो विद्वान हैं, एक का नाम है ट्राइस्के, दूसरे का नाम है लॉर्ड एक्टन। ये दोनों विद्वान बड़े भूभाग वाले राज्यों के समर्थक हैं। इन दोनों विद्वानों का मानना है, ट्राइस्के और लॉर्ड एक्टन का, कि राज्य बड़े बड़े भूभागों वाला होना चाहिए, अर्थात राज्य का जो भूभाग है वो बहुत ही व्यापक और विस्तृत होना चाहिए। इसी प्रकार एक विद्वान है डी टॉकविले, इन्होंने छोटे आकार वाले राज्यों का समर्थन किया, अर्थात इन्होंने ये माना कि राज्य का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, राज्य का आकार छोटा होना चाहिए, ये इन्होंने माना। ये दूसरा तत्व था। अब हम तीसरा तत्व लेते हैं। राज्य का तीसरा तत्व सरकार, गवर्नमेंट। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अवधारणा उसमें हमने देखा कि अधिकांश विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन मानते। अधिकांश क्या, परंपरागत के सारे विद्वान ही राज्य और सरकार का अध्ययन मानते। सरकार राज्य का कार्यकारी अंग है। यह राज्य का अभौतिक एवं आध्यात्मिक तत्व माना जाता है। खास बात है, भौतिक तत्व नहीं है सरकार, अभौतिक है और एवं आध्यात्मिक तत्व माना जाता है सरकार को राज्य का। सरकार का निर्माण जनता करती है तथा इसका प्रमुख कार्य राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना माना गया। वैसे आज देखें तो लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार ही सारे कार्य करती है, सारे शासनिक प्रशासनिक कार्य करती है। लेकिन जिन विद्वानों ने पहल सरकार की व्याख्या की, उन्होंने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना सरकार का प्रमुख कार्य माना। कौटिल्य, महान दार्शनिक आचार्य कौटिल्य ने क्या कहा, देखिए। कौटिल्य ने कहा कि जिस प्रकार गाड़ी एक पहिए या बिना पहिए के नहीं चल सकती, उस प्रकार बिना सरकार के राज्य या का शासन नहीं चल सकता। कौटिल्य कहता है कि जिस प्रकार गाड़ी एक पहिए या बिना पहिए के नहीं चल सकती, ना एक पहिए से चल सकती ना बिना पहिए के, एक पहिए या बिना पहिए के नहीं चल सकती, उसी प्रकार बिना सरकार के राज्य या शासन भी नहीं चल सकता। अर्थात राज्य या शासन को चलाने के लिए कौटिल्य ने सरकार को अनिवार्य माना। सरकार की अनिवार्यता को लेकर ये मत दिया है। अगला और चौथा और अंतिम तत्व है संप्रभुता, सोरंटी, संप्रभुता। ये राज्य का आधुनिक तत्व है। संप्रभुता को राज्य का आधुनिक तत्व माना गया है। और एक खास बात, संप्रभुता को राज्य का आधुनिक तत्व माना गया, इसके साथ साथ संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व माना गया, सोल ऑफ द स्टेट, राज्य का प्राण तत्व भी इसको माना गया। संप्रभुता की जो अवधारणा है उसके जनक जीन बोधा है। मैंने आपको पहले बताया, जीन बोधा ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिका में संप्रभुता के तत्व या अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसके जनक जीन बोधा है। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का पूरा टॉपिक है, इसके आगे मैं आपको विस्तार के साथ व्याख्या करूंगा, लेकिन यहां मैं आपको अर्थ बता देता हूं। संप्रभुता का अर्थ क्या लिया गया है? संप्रभुता, सर्वोच्चता, संप्रभुता या सर्वोच्चता या प्रभुता राज्य का वह लक्षण है जिसके कारण राज्य आंतरिक रूप से सर्वोच्च होता है, बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है। अर्थात भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, अर्थात भारत स्वतंत्र है
सर्वोच्च है, आंतरिक रूप से सर्वोच्च है, बाह्य रूप से स्वतंत्र है, आंतरिक रूप से भारत पर या भारत के शासन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, दबाव नहीं है, और बाह्य रूप से किसी का नियंत्रण दबाव नहीं है। अपनी सीमाओं में जमीन से लेकर आसमान तक भारत का संविधान, भारत का कानून लागू होता है, उसके आदेश लागू होते हैं। भारत पर किसी अन्य शक्ति का कोई दबाव या प्रभाव नहीं है। इसी को संप्रभुता कहते हैं, इसी को सर्वोच्चता कहते हैं। तो राज्य के ये 4 तत्व माने जाते हैं, गार्नर की परिभाषा में भी निकल कर आए। और 4 तत्वों के साथ साथ ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कुछ, वो भी मैं आपको बता दूं। राज्य के लक्षणों की भी व्याख्या की गई है कुछ विद्वानों के द्वारा, जिनमें प्रमुख विद्वान है पोल ग्राहा एवं जॉन हॉफमैन। पोल ग्राहा एवं जॉन हॉफमैन ने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। और इस पुस्तक में पोल ग्राहा और जॉन हॉफमैन ने राज्य के 5 लक्षण बताए। ये 5 लक्षण कौन कौन से बताए इन्होंने, इंपॉर्टेंट लक्षण है। देखिए, राज्य के 5 लक्षण बताए। पहला लक्षण, राज्य एक सार्वजनिक संस्था है, पब्लिक बॉडी है, सार्वजनिक संस्था है, निजी संस्था नहीं है। तो पहला लक्षण है राज्य एक सार्वजनिक संस्था है। दूसरा लक्षण, राज्य के पास संप्रभुता होती है, सोरंटी होती है, सर्वोच्चता होती है, राज्य के पास संप्रभुता होती है। तीसरा लक्षण, राज्य कानूनों को लागू करता है एवं शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्य के पास कानूनों को लागू करने एवं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होती है। यह राज्य का तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण, राज्य योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करता है। राज्य के अपने जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों की भर्ती राज्य करता है और उसका आधार योग्यता होती है, योग्यता के आधार पर वो भर्ती करता है। पांचवा लक्षण, राज्य जनता से कर एकत्रित करने की क्षमता रखता है। राज्य शासन का संचालन करने के लिए, जनता का कल्याण विकास करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए जनता के ऊपर कर लगा सकता है। जनता से कर वसूलने या एकत्रित करने की क्षमता राज्य में होती है। ये 5 लक्षण पोल ग्राहा एवं जॉन हॉफमैन ने राज्य के बताए। तो राज्य के 4 तत्व हमने देखे और राज्य के 5 लक्षण इन विद्वानों ने जो बताए वो हमने देखे। इस वीडियो में हम केवल इन 2 ही चीजों का वर्णन करेंगे, राज्य के 4 तत्व, राज्य के 5 लक्षण। और इसके बाद जो अगला वीडियो हम लेंगे उसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत लेंगे। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत अगले वीडियो में लेंगे। इसको यहीं पर खत्म करेंगे।